हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। आई होप कि आपका वेकेशन टाइम अच्छा गया हो। फिफ्थ चैप्टर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th में, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। एंड यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं अभी भी आपके डाउट्स के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी तक स्टूडेंट्स ने एपी के डाउट्स नहीं पूछे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज ट्राइंगल्स, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर का जो इस सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरी का आउटकम था वो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो आने वाली चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री के बाद मैथ्स की एक नई ब्रांच ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। मगर इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लें कि ये सारा सरदर्द, ठीक है, ये सिमिलैरिटी, ये ज्योमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री, ये सारा सरदर्द हमें दिया किसने। ठीक है, सो आज हम लोग एक शख्स के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है थेल्स। ओके, थेल्स ऑफ माइलेटस ऐसे बोला जाता है इसे। ठीक है, माइलेटस इज द प्लेस वेयर थेल्स वाज बोर्न। ओके, सो फटाफट से इसकी बेसिक जरा से हम लोग एक मैथमेटिशियन का एज अ मैथमेटिशियन, एज अ साइंटिस्ट हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज हम लोग मैथ्स वाली कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ बड़ी अननोइंग और इंटरेस्टिंग दोनों कह सकते हैं, कुछ अजीब बातें हैं थेल्स को लेकर के, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ही वाज नोन एज फर्स्ट साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज की साइंटिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, मैथमेटिशियन नहीं लिखा हुआ है। इससे पहले भी मैथमेटिशियन रहे हैं, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड रहे हैं, मगर ऑन रिकॉर्ड थेल्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ठीक है, एज अ साइंटिस्ट अगर हम बोले कि ऑन रिकॉर्ड अगर हम देखें कि फर्स्ट साइंटिस्ट किसे, एज अ फर्स्ट साइंटिस्ट किसे रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो थेल्स थे। ठीक है, नॉट एज अ मैथमेटिशियन, फर्स्ट मैथमेटिशियन नहीं कह रहा मैं, एज अ फर्स्ट साइंटिस्ट थेल्स वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द हिस्ट्री। ओके, He was born in Miletus in Greek, ये एक जगह का नाम है ग्रीक में। ओके, आज के टाइम पर ये टर्की के आसपास कहीं होना चाहिए, टर्की के आसपास कहीं की जगह है। ओके, he was traveled to Egypt where he learned about mathematics and astronomy। ठीक है, इजिप्ट का नाम आपने सुना ही है, अफ्रीका की जगह है। उस टाइम पर ना ग्रीक जो प्लेस था वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डेवलप्ड नहीं था। वहाँ पे जो एजुकेटर्स थे और जो बाकी चीज़ें चल रही थी वो उस तरह से डेवलप्ड नहीं थी जैसे कि इजिप्ट और बेबीलोन एक जगह है, इन दोनों जगहों पर थी। जैसे आजकल के टाइम पे भी हम लोग जाते हैं ना हायर स्टडीज़ के लिए या अच्छे पढ़ने के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं, दूसरे स्टेट चले जाते हैं, दूसरी कंट्री तक चले जाते हैं। इन द सेम वे उस टाइम पर ये जो इनका होम टाउन था माइलेटस ग्रीक में, ठीक है, ग्रीक से भी बेहतर जगह इजिप्ट को और एक और जगह बेबीलोन, इन दोनों जगहों को ग्रीक से बेहतर माना जाता था मैथमेटिक्स की फील्ड में और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। ठीक है, ये दोनों ही जगह हैं। इन दोनों ही जगहों पर मैथमेटिक्स को कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता था। एस्ट्रोनॉमी यहाँ पर बहुत डेवलप्ड थी, मैथमेटिक्स को एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता था। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक प्योर मैथमेटिक्स की खुद की भी आइडेंटिटी थी। ज्योमेट्री, ठीक है, इजिप्ट में और बेबीलोन जैसी जगहों पर बेबीलोनियंस की तो फेमस है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर हम देखें तो वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज बेबीलोनियंस। खैर, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई या अपनी मैथमेटिक्स को आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये इजिप्ट चले गए, जहां पर इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी और एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ा। ठीक है, ही रिप्लेस्ड मैनी सुपरस्टिशंस विद साइंस। सुपरस्टिशंस मतलब है ना, अंधविश्वास। बहुत सारे अंधविश्वासों को इन्होंने साइंस से रिप्लेस किया। मैं यहाँ पर कुछ स्टोरीज बता रहा हूँ आपको, मैंने ये सब मैंने इसीलिए लिख रखा है कि मैं कुछ बताना भूल ना जाऊँ। तो एक कहानी इसके पीछे बड़ी फेमस है, नील्स फ्लड्स। ठीक है, उस समय इजिप्ट में ये माना जाता था कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्चुअली नील नदी में, नील नदी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नील नदी में हर एक पर्टिकुलर टाइम पर काफ़ी बाढ़ आती थी, वो बहुत उफान पर होती थी, और जो इजिप्ट का पूरा एरिया होता था उसे रिप्लेनिश करती थी, है ना, सींचती थी। ठीक है, जो सॉइल होती थी वो फर्टाइल हो जाती थी, उसके बाद वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती थी, हार्वेस्टिंग अच्छी होती थी, और है ना,
लोग जो एम्पायर था वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता था। तो लोगों का उस समय ये मानना था, एक तरह की सुपरस्टिशंस थी, एक अंधविश्वास था ऐसा कि उनके एक गॉड थे, उनका उनका नाम था हापी। हापी, he was not the only god of Egyptians, okay, one of the gods of Egyptians, ठीक है। हापी उनके सारे देवताओं में से एक हापी थे। उनका ये मानना था कि हापी देवता की कृपा से नील नदी में बाढ़ आती है, पानी आता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। वो अपने आशीर्वाद से सॉइल की फर्टिलिटी बनाते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ, जो हार्वेस्टिंग है, जो है ना एग्रीकल्चर है, वो अच्छा होता है और एम्पायर ग्रोथ कर रहा है। अगर हापी देवता नाराज हो जाएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे, है ना, इस तरह का सवाल। तो उस समय ये थेल्स जो थे वो इजिप्ट में थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सीख रहे थे। इन्होंने ये क्लेम किया, इन्होंने ये बताया लोगों को कि हापी देवता की वजह से नील में बाढ़ नहीं आती, वो अपने नेचुरल रीजंस की वजह से आती है। थेल्स ने ये बातें समझाई भी लोगों को, एक नेचुरल फिनोमिना बताया भी, रीजनिंग, एक रीजंस दे करके कि हाँ किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से बारिश हो रही है, किस तरीके से लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होता है और फ्लड्स आते हैं। उन्होंने बहुत लॉजिकल तरीके, कई लोगों ने उन पर भरोसा भी करना शुरू कर दिया और इस तरह से एक पर्टिकुलर सुपरस्टिशन जो थी उसे उन्होंने डंप कर दिया विद द हेल्प ऑफ साइंस, एक लॉजिकल रीजनिंग। एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया कि नहीं भाई, इससे ये जो आपका अंधविश्वास है, ये जो आप लोग बातें बना रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। एक और कहानी है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक तो आप समझते ही हैं। वहां पर लोगों का मानना था कि एक और देवता है ज्यूस, ठीक है। उनका ये मानना था कि जब जब भूकंप आ रहा है ना, अर्थक्वेक आ रहा है ना, ज्यूस देवता नाराज हो जाते हैं। वो जब भी नाराज हो जाते हैं तो पूरी अर्थ को, हमारे पूरे लैंड को जो है शेक कर देते हैं। तो उस समय लोग इनको खुश करने के लिए बहुत सारे, है ना, बहुत सारी सुपरस्टिशंस थी, बहुत सारी चीजें करते थे। आई मीन ह्यूमन, क्या कहते हैं उसे, बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, ठीक है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे जिनमें ह्यूमन सेक्रीफाइस भी इन्वॉल्व होता था। मतलब इनको खुश करने के लिए कि अर्थक्वेक ना आए या कम आए, वो अपने सोसाइटी के लोगों तक को, है ना, कुर्बान कर देते थे, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं वो थेल्स को बिल्कुल अजीब लगी। उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक की वजह ज्यूस देवता नहीं है। वहां पर थेल्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो उन्होंने एक थ्योरी दी, इसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, उन्होंने एक थ्योरी दी। देखिए, जब थेल्स इजिप्ट आए, उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, वहां पे लोगों के बीच उनकी एक आइडेंटिटी बनने लगी, उन्होंने नील्स फ्लड को एक नेचुरल रीजन से रिप्लेस किया, तो थेल्स की बातों पर लोग भरोसा करने लगे थे कि नहीं, ये बंदा बुद्धिमान लोगों में से है, ठीक है, ये कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, ऐसे ही कुछ नहीं बोल देता है, ठीक है। जैसे हम भी अपनी सोसाइटी में कुछ लोगों की बातों को बहुत सीरियसली समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों की बातों को एम ले लेते हैं, क्योंकि है ना, आइडेंटिटी वाली बात है कि हम उसकी इमेज हमारे दिमाग में कैसी है। तो थेल्स की इमेज बहुत बुद्धिमान लोगों की तरह, ऋषियों की तरह थी, जैसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग कह लें थोड़ा सा। तो जब थेल्स ने अर्थक्वेक के लिए एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी कुछ इस तरह की थी कि ये जो पूरा लैंड है ना, ये जो पूरी अर्थ है ना, एकदम फ्लैट है, जमीन की तरह, एकदम फ्लैट जमीन की तरह है, और ये वाटर पर फ्लोट कर रही है, ठीक है। और जब जब वाटर में वेव्स जनरेट होती हैं तो इस लैंड के ऊपर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। जब जब वाटर वेव्स जो हैं वो इस लैंड से टकराती हैं, ठीक है, तो इस लैंड में थोड़ी सी वाइब्रेशंस आती हैं, जिसे हम अर्थक्वेक कह रहे हैं। थेल्स ने एकदम एक सिरे से इन सब बातों को नकार दिया कि ये जो ज्यूस देवता के लिए आप इतनी सारी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ये सब वाहियात बातें हैं, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह ज्यूस देवताओं का गुस्सा नहीं है, बल्कि जो जिस वाटर पर हमारी पूरी लैंड है, ये जो पूरी अर्थ जो फ्लोट कर रही है, उस वाटर की वेव्स जब अर्थ से टकराती हैं, लैंड से टकराती हैं, प्लेट से टकराती हैं, तो फिर एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है, और वो उन वाइब्रेशंस की वजह से, ठीक है, ये अर्थक्वेक जैसी फिनोमिना होते हैं। तो लोगों ने कहा कि, बहुत सारे लोगों ने, फिर वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग मानने भी लगे कि हो सकता है ऐसा है यार, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं भी मानते थे, ऐसा नहीं कि एकदम सडनली ये चीज़ें खत्म होंगी, बट एटलीस्ट
बहुत सारी जगहों पर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होने बंद हो गए, क्योंकि लोग चाहते तो थे नहीं दिल से कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस किए जाएं, लेकिन लोगों का डर था, वो सोसाइटी थी कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे। लेकिन थेल्स का एक बहाना मिल गया लोगों को, और थेल्स का नाम ले लेकर के लोग ह्यूमन सेक्रीफाइसेस बहुत जगहों पर कम हो गए। बहुत सारे मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि थेल्स गलत थे। तो देखिए, ठीक है, अर्थ आज हम जानते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है, बल्कि ठीक है एक स्फेरिकल शेप में है ऑलमोस्ट। बट ये डिपेंड करता है कि उस समय थेल्स ने क्या सोच करके ये बात कही थी। हो सकता है कि वो, है ना, हो सकता है कि वो अपने लैंड को, जो उनका कॉन्टिनेंट है, उसी को एज अ अर्थ ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, वी डोंट नो एक्चुअली। ये जितनी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, थेल्स के जाने के तकरीबन 300-400 सालों बाद एक और फिलोसोफर ने जन्म लिया था। उनका नाम था अरस्तु, हिंदी में अरिस्टोटल नाम सुना होगा आपने जरूर। अरिस्टोटल ने ये बोला कि अरिस्टोटल ने एक्चुअली ये थेल्स के बारे में ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हैं। थेल्स के जाने के 300-400 साल बाद आए किसी बंदे ने, किसी शख्स ने थेल्स के बारे में ये सारी चीजें लोगों को बताई हैं। थ्योरी तो चली आ रही थी, थेल्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच किया था, उनके स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे थे। थेल्स का नाम नहीं खत्म हुआ था 300-400 सालों में, बट कोई रिटन डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो ये जो कुछ भी हम लोग आज जानते हैं थेल्स के बारे में, जो कुछ भी है, इफ एंड बट कहानी हो, सच हो, झूठ हो, वी डोंट नो, बट ये सारी बातें अरिस्टोटल ने बताई थी। बाद में काफी उनके जाने के काफी बाद आया अरिस्टोटल, थेल्स के जाने के काफी बाद। तो जो थेल्स थे, उन्होंने नीज फ्लड का जो एक सुपरस्टिशन था कि भाई हापी देवता गुस्सा हो जाएंगे, ये वाली चीज खत्म की। अर्थक्वेक के लिए जिसमें जहां बहुत सारी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस दी जाती थी कि ज्यूस देवता गुस्से में, इसलिए अर्थक्वेक आ रही है, ये खत्म किया। ठीक है, वी डोंट नो कि उनकी थ्योरी सही थी या गलत थी। एक्चुअली सही गलत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया एक सुपरस्टिशन को डंप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ साइंस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट अबाउट मैटर। ये कहते थे कि हर मैटर, जो कुछ भी हमारे सामने है, मैटर इज मेड अप ऑफ वाटर। मतलब उनका ये कहना था कि एवरीथिंग इज वाटर। ये स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करते थे। उन्होंने मैटर को लेके बहुत, देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर पे बहुत पहले से काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मैटर को समझने की कि ये सब कुछ है कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वेदर इन सॉलिड फॉर्म, वेदर इन लिक्विड फॉर्म, वेदर इन गैसियस फॉर्म, ये कुछ है क्या, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज भी इन पर काम चल रहा है। पहले जो हमारी इनिशियल क्लासेस होती थी, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि मैटर 3 स्टेट्स हैं, जो 3 फंडामेंटल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज अब जानते हैं कि एक और नेचुरल स्टेट मिली है, प्लाज्मा। एक मैन मेड आर्टिफिशियल स्टेट मिली है, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, है ना। तो कहने का मतलब इन चीज़ों पे हमेशा से काम चलता रहा, और अभी भी परफेक्शन नहीं है किसी थ्योरी में कि हाँ यही अभी जो हम जानते हैं, जितना मालूम है उसे हम सच मान रहे हैं। वी डोंट नो एक्चुअली कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। ओके, सो ये थेल्स कहते थे कि सब कुछ वाटर से बना हुआ है। ठीक है, जो मैटर है, जैसे आज हम लोग कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना, लेकिन ये कहते थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ वाटर। ये कहते थे कि सब कुछ वाटर, अल्टीमेटली एक ही चीज है दुनिया में, वाटर। ठीक है, इन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि जो पूरा कॉस्मॉस है ना, ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, जो अर्थ है, सन है, ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। ऐसी भी एक स्टोरी है। देखिए फिर वही बात, ये सब हिस्ट्री की चीज़ें, ये सब कहीं रिटर्न नहीं है। ये सारी चीज़ें किंवदंती जिसको कहते हैं, लोगों की सुनी सुनाई कहानियाँ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि थेल्स ऐसा कहते थे कि जो अर्थ है या बाकी प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो सब एक लिक्विड पे फ्लोट करे, वो अल्टीमेटली वो वाटर ही है। वो ये बताते थे कि मैटर खुद भी वाटर से ही बना हुआ है। किस तरह से बना आई डोंट नो, बट वो बना हुआ वाटर से ही है। ठीक है, तो ये सारे पोस्टुलेट्स थे उनके, ये सब थ्योरी दी उन्होंने। ठीक है, ये बात बहुत सारे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट फिर कहते हैं कि ये बात भी उनकी गलत साबित हो गई। देखिए एक्चुअली अर्थ, सन किसी पर फ्लोट करते हैं या नहीं करते हैं, वी डोंट नो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो है एक इमेजिनरी शीट के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, इस समय जो लेटेस्ट चल रहा है साइंस में। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस शीट का, उस इमेजिनरी शीट का नाम स्पेस टाइम कहा था, स्पेस टाइम कॉन्टिनम जिसको कहते हैं, स्पेस टाइम शीट कह सकते हैं। एक इमेजिनरी और इनविजिबल शीट है जिसके ऊपर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सारे स्टार्स और ये पूरा सोलर सिस्टम, ये सब कुछ, पूरा स्पेस जो है वो एक इनविजिबल इमेजिनरी शीट के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें
तो इतने सालों पहले, ठीक है, क्राइस्ट के आने के भी 500-600 साल बाद, 500-600 साल पहले थे ये थेल्स, ठीक है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पहले थे, 500-600 साल पहले। उस समय भी इन्होंने, और आज अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि एक इमेजिनरी शीट है जिसके ऊपर सब कुछ फ्लोट कर रहा है, उसे उन्होंने स्पेस टाइम पे, और उस समय थेल्स कह रहे थे कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि वो वाटर नहीं है, बट अभी तक हम ये भी नहीं जानते कि जिस शीट के ऊपर ये सब कुछ, अगर किसी शीट पर ये सब फ्लोट कर रहा है तो वो एक्चुअली है क्या। तो ये बात अभी नहीं कही जा सकती कि थेल्स ने ये जो बात कही कि सब कुछ वाटर पर फ्लोट कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ या वो गलत कह रहे थे। ठीक है, जब तक एग्जैक्टली ये ना पता चल जाए कि हाँ एग्जैक्टली है क्या चीज़, हम कैसे किसी को गलत कह सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने सालों पहले भी किसी शख्स ने इस बात का अंदाजा लगाया था, इस तरीके से सोचा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडिया। ठीक है, हम दिन भर खाली बैठे रहते हैं, इस लॉकडाउन में भी हम खाली बैठे रहते हैं, पबजी खेल लेंगे, असफाल्ट खेल लेंगे, मूवीज देख लेंगे, वेब सीरीज एंड ऑल, बट कुछ फितूरी दिमाग ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल और है ना अननोइंग चीज़ों, अजीबोगरीब चीज़ों को दूसरे ढंग से देखते हैं, और उनका क्या व्यू हो सकता है, उनके दिमाग में क्या फितूर आ जाए, कौन सी थ्योरी आ जाए, वो क्या बोल दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यही अजीबोगरीब लोग और इनकी अजीबोगरीब बातें, ठीक है, जाने अनजाने में साइंस का बेस बन जाती है। एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है लोगों को जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो थेल्स ने कहीं ना कहीं इस तरह के आइडियाज दिए, ठीक है, और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था एवरीथिंग इज वाटर, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज वाटर, जो कि इजिप्ट से निकली और बाकी दुनिया में फैली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये थ्योरी 200 सालों तक चली थी। उसके जब तक ये बात नहीं आ गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, तब तक यही बात मानी जाती थी कि एवरीथिंग इज वाटर, मैटर इज मेड अप ऑफ वाटर। 200 सालों तक इस थ्योरी को चैलेंज नहीं मिला था, यही लोग मानते आए थे। लेकिन बाद में जब एटम्स डिस्कवर हुए, ठीक है, और आप लोग जानते ही ये सारी डिस्कवरीज, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से तो हिस्ट्री पढ़ी है, उसके बाद लोगों ने माना कि नहीं ठीक है, ये एवरीथिंग इज वाटर वाला हिसाब किताब अभी के लिए गलत है। ओके, बिलीव्स इन गॉड, इनका स्ट्रॉन्ग बिलीव था गॉड में, जबकि जनरली मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस गॉड में बिलीव नहीं करते उस तरह से कि कोई सुपर नेचुरल पावर है। बट थेल्स है ना, एक्चुअली थेल्स उन लोगों में से थे, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स में से थे जो जिनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी। ठीक है, बहुत जगहों पर इन्हें शर्मसार भी होना पड़ा कि इस तरह की बात कर रहा है। इनका ये कहना था कि मैटर जो है, व्हाटएवर, पेन, ठीक है, मार्कर या कुछ भी, ठीक है, जो भी मैटर हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसकी भी एक सोल होती है, उसमें भी रूह है। मतलब ये एक तरह से कहें तो ये नॉन लिविंग थिंग जैसा कोई क्राइटेरिया मानते ही नहीं थे। इनके हिसाब से सब कुछ लिविंग है। ठीक है, आपके पास व्यू नहीं है, आपके पास वो थ्योरी नहीं है जिससे आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाए। बट ये भी कहा जाता है कि थेल्स रातों में और चलते फिरते पेड़ों से, पत्थरों से, रातों में प्लैनेट से और स्टार से बातें करते थे। ये सब मन गढ़ंत भी हो सकता है, एक्चुअली हु नोज। ठीक है, देखिए, जो कुछ भी हम लोग इलॉजिकल वर्ड या बकवास किसको कहते हैं, जो हमारी आज की साइंस की थ्योरी के हिसाब से फिट नहीं बैठना, उसे बकवास कह देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बकवास है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। थेल्स कहते थे कि जो कुछ भी हमारे सामने है उसमें भी एक सोल होती है। वो स्ट्रांगली गॉड में बिलीव करते थे। उनका ये मानना था कि गॉड हर जगह है, हर चीज में है। ठीक है, देखिए, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज वाटर, ये जो थ्योरी ऑफ वाटर थी ना, ये तो दूसरी चीज थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ वाटर। मैटर में अल्टीमेटली वाटर ही होता है हर चीज में, लेकिन उसकी भी अपनी एक सोल होती है, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं बाकी लिविंग थिंग्स की तरह। ये एक आइडियोलॉजी थी थेल्स की जो गलत ही है, एक्चुअली वी डोंट नो। ठीक है, बट इनका यही मानना था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था इनका गॉड में। ओके, next point is he established for the first time that a mathematical statement require a proof before accepted as a truth. ये इन्होंने बाद में कहा कि अब हमें किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, देखिए इनकी ये सब बताने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, एवरीथिंग इज वाटर, फिर गॉड में बिलीव, ठीक है, और देखिए गॉड में बिलीव वाली जहाँ तक की बात है ना, बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, ये लोगों को बता देते थे कि आपको किस सीजन में किस चीज़ की है ना खेती करनी चाहिए,
ठीक है, कौन सी क्रॉप आपको कब लगानी है, ये बता देते थे और वो सक्सेसफुल भी होती थी। और इनके पास ऐसा नहीं है कि ये कोई कब कौन सी क्रॉप लगानी है, या तो उसका इनके पास एक नेचुरल रीजन था, एक्चुअली नेचुरल रीजन ही रहा होगा, इन्होंने बकायदा नेचर को स्टडी किया है, देखा है बाढ़ आने का रीजन और कब कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सी क्रॉप नहीं लगानी है, कब कौन सी ग्रोथ होनी है, किसकी ग्रोथ नहीं होनी है, ये सब ये नेचुरली जानते थे। और लेकिन लोग ये समझते थे, या ये ठीक है जो भी जैसे भी आप समझें इस बात को, लोग ये समझते थे कि ये नेचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग से भी बातें कर सकते हैं, ये प्लैनेट से बात कर सकते हैं, ये ज्यूस से बात कर सकते हैं, इन्होंने हापी को खुश कर दिया, इन्होंने ज्यूस को खुश कर दिया एंड ऑल दैट थिंग्स। तो कहने का मतलब ये था कि इनकी बातों को, इनकी थ्योरीज को बहुत वैल्यू दी जाने लगी, ठीक है। ये ऐसे वैसे शख्स नहीं रह गए थे अब, ठीक है। अब इनके जो स्टूडेंट्स थे, जो ग्रुप ऑफ मेंबर था इनका अपना भी, ठीक है, वो भी अब एक आइडेंटिटी रखने लगा। इन्होंने बाद में कहा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, सच कहने से पहले हमें एक प्रूफ चाहिए होगा हमेशा उसका। जब तक एक लॉजिकल तरीके से, एक रीजनेबल तरीके से कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं देता है, तब तक वो हमारे लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई ट्रूथ, या ये कहें कोई मैथमेटिकल थ्योरम, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम उसे एज अ ट्रूथ तभी एक्सेप्ट करेंगे जब सामने वाला हमें, या हम खुद, या कोई भी है ना, उसका एक रीजनेबल और लॉजिकल तरीके से कोई प्रूफ देता है अगर, या मैथमेटिकल तरीके से, तभी उसे एज अ मैथमेटिकल ट्रूथ, एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्ट किया जाएगा। इनके ही कारण ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि भाई बिना प्रूफ के कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रूथ नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद से ये प्रूविंग वाली और बाकी सारी चीज़ें चलने लगी। ज्योमेट्री पे इनकी बहुत अच्छी कमांड थी, इन्होंने बहुत सारे ज्योमेट्रिकल वर्क किए, इंटरसेप्ट थ्योरम दी। इंटरसेप्ट थ्योरम आप लोगों ने 9th में ज़रूर पढ़ी होगी। इंटरसेप्ट थ्योरम के साथ साथ इंटरसेप्ट थ्योरम का एक आउटकम था मिड पॉइंट थ्योरम, एक एप्लीकेशन था मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम भी आपने 9th में पढ़ी है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको इंटरसेप्ट थ्योरम ही कहते हैं, जो हम लोग 10th में पढ़ेंगे फिर से एक बार। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो ज्योमेट्री वर्क था इनका, इसका एक आउटकम आया सिमिलर ट्राइंगल्स का, ठीक है। ये ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी डिफाइन कर पाया, और सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से फिर आगे इवॉल्व हुआ ट्रिगोनोमेट्री। बहुत एक होता है ना कि किसी चीज की कोर में जाकर के काम करना। थेल्स ने कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल काम किए, बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिकल काम नहीं किए इन्होंने कि ये दुनिया भर के काम क्यों, लाइक अगर आप कुछ मैथमेटिशियंस का मैं आपको नाम रिमाइंड कर रहा हूँ तो यूक्लिड रहे हैं, है ना, यूलर हैं, आइजैक न्यूटन है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन थेल्स उन मैथमेटिशियंस में थे जिन्होंने कोर थ्योरी पर काम किया था। इन्होंने गिने चुने काम किए, लेकिन उन वर्क से, इनके कामों से मैथमेटिक्स इतनी दूर तक डेवलप हुई। इन्होंने इंटरसेप्ट थ्योरम दी, इंटरसेप्ट थ्योरम से मिड पॉइंट थ्योरम आई, इंटरसेप्ट थ्योरम से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आया। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच जनरेट हो गई, ट्रिगोनोमेट्री, जिसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे क्लास 10th में। सो दिस पर्सन डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो, आई मीन, है ना, ये एक खोपड़ी का आदमी नहीं था एक्चुअली। हम पे इनके टाइम पे ये सिमिलैरिटी का इतना अच्छा यूज़ करते थे, ट्राइंगल्स का, सिमिलर ट्राइंगल्स का इतना अच्छा यूज़ करते थे, ज्योमेट्री का इतना अच्छा यूज़ करते थे, ये किसी इजिप्ट में किसी पिरामिड की हाइट मेजर कर लेते थे। ये हम लोग आज बड़े अच्छे से जानते हैं, बट ये उस समय इतना, आप खुद सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग जिसको सर ऊंचा उठा करके देखें तो ये भी ना समझ में आए कि हाँ कहाँ तक जा रही है, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, उसकी हाइट मेजर करना, वो भी तब जबकि, है ना, उस तरह से इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। इनका ये लॉजिक था कि जिस दिन के जिस टाइम मेरी हाइट और मेरी शैडो की लेंथ बराबर है, दिन के जिस टाइम मेरी हाइट और मेरी शैडो की लेंथ बराबर है, उस टाइम पर पिरामिड की हाइट और पिरामिड की शैडो लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, है ना। और बड़ी आसानी से ये शैडो मेजर करके बता देते थे कि पिरामिड की हाइट कितनी है, बिना, इसे कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स, है ना, प्योर मैथमेटिकल व्यू, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी पेन पेपर के, आपका जो लॉजिकल, जो कोर लॉजिकल थ्योरी है आपकी, वो कितनी एडवांस है, आप कितना एडवांस सोच रहे हैं, है ना। आप चलते फिरते ये देख रहे हैं कि दिन के एक ऐसे टाइम, दिन का एक ऐसा पहर भी आता है, एक ऐसा टाइम भी आता है जिस समय हमारी हाइट और शैडो की लेंथ बराबर होती है। तो ये तो यूनिवर्सल बात होनी चाहिए, तो सबके लिए होना चाहिए। तो उस टाइम पर
अगर हमें किसी की हाइट नापनी है तो हम शैडो की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, और हम जानते हैं ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि दीज थिंग्स और क्वाइट इंटरेस्टिंग अबाउट थेल्स। यही वजह थी कि थेल्स को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ऐसा लोग मानते थे कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो थेल्स सॉल्व नहीं कर सकते। खैर 78 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ कहाँ हुई और वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्लीन एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। इनके वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बट एक बहुत फेमस स्टूडेंट इनका हुआ पाइथागोरस। तो ये थेल्स और पाइथागोरस, इन दोनों के बारे में हम अपने अपकमिंग चैप्टर यानी कि ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। देखेंगे कि इनका ज्योमेट्रिक वर्क कितना इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए कितना सरदर्द भी। सिलेबस में हमारे सिमिलैरिटी ये जो चैप्टर हमारा है ट्राइंगल्स वाला, ठीक है, इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, 7 to 9 मार्क्स हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव में कितने फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर आ रहा है, ठीक है। वरना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है ट्राइंगल्स वाले चैप्टर से लॉन्ग में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 7 to 9 मार्क्स इससे रहेंगे ही रहेंगे पेपर में आपको। सो आई होप आपको इन भाई साहब की स्टोरी अच्छी लगी हो थेल्स की। आप भी खुद भी थेल्स के बारे में जो कुछ भी मैंने बताया, आप इन बातों को ज़रूर दूसरी वेबसाइट्स पर, अगर आपके पास कोई मैथमेटिक्स की हिस्ट्री की बुक हो, मेरे पास है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो अगर आपके पास कोई ऐसी बुक हो तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक ना हो तो सिंपली गूगल कर लीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़िए ज़रूर इस सब के बारे में। ये चीज़ें आपको हमेशा मैथमेटिक्स में एनर्जेटिक बनाए रखती है, आपको भरे रखती है, आपको खुश रखती है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स सो कॉल्ड फोबिक नहीं लगेगी, बोरिंग नहीं लगेगी। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।